नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं जवाबदेही एवं अधिकार। जैसे कि आपको पता है हमारी यूनिट 3 चल रही है। पेपर 2 हमारा चल रहा है अभी, एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम का पेपर 2, उसके अंतर्गत पार्ट ए हम पढ़ रहे हैं। और उसके अंतर्गत हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी यूनिट, जिसके अंतर्गत संविधान में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, इसके बारे में कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। दूसरे जो टॉपिक है इसके अंतर्गत जवाबदेही एवं अधिकार, इसके अंतर्गत आपको विभिन्न आयोग जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग। उसके बाद हम देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये तीनों देखने को मिलेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। अब प्रतिस्पर्धा आयोग होता क्या है वो हम यहाँ पर जानेंगे कंप्लीट रूप में। जैसे कि आपको पता है, ये देखिए आपको लोगो यहाँ नज़र आ रहा है। अब प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझ रहे हो? प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए मार्केट है, मार्केट मतलब एक प्रकार से बाजार हम बोल सकते हैं, ठीक है। बाजार में क्या होता है? विभिन्न व्यापारी होते हैं। अब विभिन्न व्यापारी होते हैं, अगर व्यापारियों का एक प्रकार से संगठन बन गया तो उनका एक प्रकार से मार्केट में एकाधिकार हो जाएगा और वो मनमाने तरीके से जो है अपने दाम लगाएंगे और उपभोक्ताओं को शोषण करेंगे, ठीक है, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, जो व्यापारी संघ है उनके संगठन को तोड़ना और साथ में जो उनके अंतर्गत जो प्रतिस्पर्धा है उसको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, यानी कि ओरिजिनल जो प्रतिस्पर्धा या ओरिजिनल कंपटीशन है उसमें बदलने का काम किया गया। तो उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया, जिसे बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और इसको कहाँ कहाँ से यहाँ पावर मिलती है, इस किस प्रकार की बॉडी है, सारी चीज़ हम यहाँ पे विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। तो 14 अक्टूबर 2003 को इसका गठन हुआ था, यानी इसको फॉर्म किया गया था 14 अक्टूबर 2003 को। इसके अलावा हम देखें तो देखिए प्रेसाइडिंग एजेंसी इसकी है मोनोपॉलिसी। इसके अलावा देखें मोनोपॉलिसी एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन, ये इसके अंतर्गत एक प्रकार से इसकी प्रेसाइडिंग एजेंसी है। जुरिडिक्शन क्षेत्र इसका मतलब इसका कार्य क्षेत्र जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, मुख्यालय न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और अभी वर्तमान में इसके प्रमुख है अशोक गुप्ता, चेयरमैन, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव है वो पीके सिंह, सेक्रेटरी के रूप में है। इसकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब बात करें इसकी, जो हमारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है वो एक किस प्रकार की बॉडी है? एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो सांविधिक निकाय का मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडी जिसे लोकसभा और राज्यसभा और जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा यहाँ पे जो है लॉ के द्वारा बनाया गया है और साथ में उसको संविधान में नहीं रखा गया, यानी संविधान में उसका किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं मिलेगा, उसे क्या बोला जाता है? स्टैट्यूटरी या सांविधिक निकाय बोला जाता है। और अगर मैं वही बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर संवैधानिक निकाय की, तो यही सारी प्रोसेस उसमें भी होती है, परंतु उसका जो है लिखित विवरण हमको मिलता है, यानी कि उसका एक सेपरेट आर्टिकल आपको मिलेगा कहाँ पर? संविधान में, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस इतना है। और एक और होती है कार्यकारी बॉडी। कार्यकारी बॉडी का मतलब होता है कैबिनेट या मंत्रिमंडल के द्वारा उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है कार्यकारी बॉडी। अब यहाँ देखें इसका जो विधिवत रूप से गठन जो है हम देख सकते हैं। देखिए गठन तो इसका 2003 में किया गया, परंतु विधिवत रूप से 2009 में इसका गठन हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम देखें तो जो राघवन समिति थी, इसका जो गठन है, हम गठन के बारे में अगर देखें तो जो राघवन समिति थी एक, तो राघवन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। अब कैसे किया गया था? तो यहाँ पे हम देखें तो इनकी जो राघवन समिति, इसकी अनुशंसा पर एकाधिकार तथा जो एक प्रकार से जो व्यापार है, व्यापार में एक प्रकार से अवरोधक के रूप में जो अधिनियम आया था 1969 का, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969, इसको एक प्रकार से निरस्त किया गया, ठीक है। तो इसको निरस्त किए जाने के उपलक्ष्य में इन्होंने अनुशंसा की कि एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा आयोग का यहाँ पे गठन किया जाए। अच्छा, पावर कहाँ से मिलती है इसको? प्रतिस्पर्धा आयोग जो है किस किस की हेल्प लेता है अपने कार्य को करने के लिए? तो आपको याद रखना होगा, जो उपभोक्ता है, उद्योग है, सरकार है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार सहित जो सभी हितधारक है उसके साथ सक्रिय रूप से ये संलग्न होता है। साथ में अगर बात करें उच्च क्षमता स्तर के साथ जो है एक ज्ञान प्रदान करने वाला जो संगठन है उसके साथ ये संपर्क रहता है।
पेशेवर या जो कुशलता है, यानी कि जो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, जो पेशेवर कुशलता वाले लोग हैं, पारदर्शिता है, संकल्प और ज्ञान के माध्यम से ये अपना एक प्रकार से पावर ग्रहण करता है और अपने कार्य को निष्पादित करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसको एक प्रकार से हम विनियामक संस्था या रेगुलेटरी बॉडी हम बोल सकते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी मतलब ये रेगुलेट करने का काम करती है पूरे मार्केट को। और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जो है उसका मतलब एक प्रकार से उद्देश्य हम बोल सकते हैं, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा लाना मार्केट में, उद्देश्य एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। जिससे क्या होगा, बाजार में जो उपभोक्ताओं है, उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट या उनके हित का एक प्रकार से सुरक्षित रखा जा सके, उनको हित को उपभोक्ताओं के। 21 जून 2012 को एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ हमको एक महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिलता है, जिसमें जो 11 सीमेंट कंपनियाँ थी भारत के अंतर्गत, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 11 सीमेंट कंपनियों को व्यापार संघ बनाकर कीमत का निर्धारण करने का एक प्रकार से दोषी ठहराया और साथ में उनके ऊपर 6000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये मामला देखने को मिलता है, मतलब इसके द्वारा एक प्रकार से ये डिसीजन लिया गया था। इसी के अलावा हम देखें 2013 की बात करें तो 2013 में भी हमको कुछ इसी प्रकार देखने को मिलता है, जिसमें BCCI क्रिकेट का जो बोर्ड है उसके अंतर्गत देखें तो उस पर अपनी जो प्रधान स्थिति है उसका एक प्रकार से दुरुपयोग किया गया था। तो उसके लिए यहाँ पे 522 मिलियन जो रुपए है, यानी कि 7.6 मिलियन डॉलर का यहाँ पे क्या लगाया था, जुर्माना लगाया था BCCI के ऊपर। 2014 में भी हम देख सकते हैं, 2014 में हमको देखने को मिलता है जो गूगल है, गूगल आप सभी जानते होंगे सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल पर 10 मिलियन डॉलर का यहाँ पे जो है 10 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था, किसके ऊपर, गूगल के ऊपर। 2015 में हम देख सकते हैं जो एयरलाइन थी, मतलब 3 एयरलाइंस थी भारत की, 3 एयरलाइंस के ऊपर यहाँ पे 250 करोड़ रुपए का जुर्माना देखने को मिलता है। 2019 में एक खास मामला देखने को मिलता है, फिर से यहाँ गूगल के ऊपर पर जो है जुर्माना लगाया जाता है। जैसे हम कोई फ़ोन है, कोई मोबाइल है, क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं कि वो कितने रुपए का है, कौन सी कंपनी का है, या फिर हम बोलते हैं कि लेटेस्ट मोबाइल कौन सा है। तो गूगल के द्वारा बाकी अन्य कंपनियों को अनदेखा करते हुए उसका खुद का जो गूगल फ़ोन है उसको यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे आरोप लगाया गूगल के ऊपर, ठीक है, एक अधिकार करने के ऊपर। तो यहाँ पे 2019 में हमको जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके द्वारा गूगल पर एंड्रॉयड मामले पर क्या लगाया गया था, जुर्माना लगाया गया था। तो इस प्रकार से कुछ डिसीजन देख सकते हैं, एक प्रकार से रेगुलेटरी बॉडी है ये। उद्देश्य क्या होता है इसका, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा लाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, ठीक है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण ना किया जा सके। साथ में हम देख सकते हैं बाजार में एक प्रकार से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला का सुगम पहुंच को सुनिश्चित करना होता है। जो व्यावसायिक उद्यम होते हैं, व्यावसायिक उद्योग होते हैं, वो अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ और युक्तियों को अपनाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। वे अधिक शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक साथ जो है मिल जाते हैं, यानी कि उनका जो एक प्रकार से संगठन बन जाता है जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। कई बार तो क्या होता है कि वो गलत तरीके से मूल्य का निर्धारण करते हैं। अब जब सभी एक अधिकार हो जाएगा मार्केट के सभी व्यापारी, तो वो अपना संघ बनाकर एक प्रकार से मूल्य का निर्धारण करेंगे। जैसे आज की डेट में हम एक उदाहरण लेते हैं, आपने लॉकडाउन लगा तब से आपने मोबाइल खरीदा कि नहीं, मोबाइल अगर खरीदे होंगे तो आपको पता चल गया होगा इसी प्रकार से कुछ। तो जो मोबाइल के जो शॉप है, मोबाइल जो विक्रेता है, उन्होंने एक प्रकार से अपना एकजुट बना लिया है, ठीक है, एकजुट हो गए हैं और उन्होंने एक कीमत तय कर ली है। मतलब जो मोबाइल 9000 का मिल रहा है वो अभी की डेट में आपको 10,000 से ऊपर का मिलेगा, जबकि अगर हम ऑनलाइन बुलाते थे और पहले लेते थे तो हमको 9300-400 मिल जाता था, परंतु अभी 10,000 के ऊपर मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसी प्रकार से देखने को मिलता है। व्यावसायिक जो उद्यम है वो एकाधिकार उन्होंने कर लिया, मूल्य का निर्धारण कर लिया है, कीमत बढ़ा लिया है, ठीक है, जिससे जो है उपभोक्ताओं को काफ़ी हानि हो रही है। तो इसी प्रकार से इनका जो है रोक लगाने का काम क्या करता है, जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार से एकाधिकार पर भी रोक लगाता है, ठीक है, इसके साथ साथ व्यापारिक संगठनों पर भी रोक लगाता है। एक निष्पक्ष और स्वच्छ जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देना इसका आवश्यक काम होता है, ताकि उपभोक्ताओं को अपनी खरीद पर बेहतर जो है माल प्राप्त हो सके। साथ में हम देख सकते हैं जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी एक प्रकार से जो है निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा अपनाता है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए जो भारतीय संसद है उसने यहाँ पे 13 जनवरी 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, जो कि हमने पहले देखे हैं, 2002 को पारित किया था, यानी 2003 में इसका गठन किया गया था।
साथ में 14 अक्टूबर 2003 को केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का यानी CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो ये हमको देखने को मिलता है। एक और चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, इसका संशोधन किया जा चुका है। जो मतलब हमारा प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम है उसके अंतर्गत हम देखें तो 2007 में इसका संशोधन किया जा चुका है। और हम देखें तो यहाँ पे 20 मई 2009 को प्रतिस्पर्धा जो विरोधी समझौते और प्रमुख स्थितियों के दुरुपयोग से संबंधित अधिनियमों के प्रावधान को अधिसूचित किया गया था। और ये कंप्लीट भारत में, हालांकि पहले जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होता था, परंतु अब जम्मू कश्मीर को भारत के अंतर्गत देखें केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया है। ठीक है, तो अब कंप्लीट रूप में भारत में हम देखें तो प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम जो है कंप्लीट रूप में यहाँ पर लागू होता है। साथ में हम देखें जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी संरचना की अगर बात करें, उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन उसमें सदस्य, कौन कौन अध्यक्ष होते हैं, वो सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात करते हैं अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एक, ठीक है। और सदस्य की अगर बात करें तो 6 सदस्य देखने को मिलते हैं। हालांकि हर समय हमको 6 सदस्य देखने को नहीं मिलते, वर्तमान में हमको 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य देखने को मिलते हैं, परंतु कंप्लीट रूप में स्ट्रक्चर हमको 1 अध्यक्ष और 6 सदस्यों का देखने को मिलता है। दोनों जो होते हैं एक प्रकार से हम देखें तो पूर्णकालिक, यहाँ हमको इनको बोल सकते हैं पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको हम देख सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति इनकी की जाती है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल पे जो गवर्नमेंट बैठी है उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है अध्यक्ष और सदस्यों की। वर्तमान में हमको क्या देखने को मिलते हैं? वर्तमान में 1 अध्यक्ष और प्लस 2 सदस्य देखने को मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आयोग एक प्रकार से एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक मतलब एक प्रकार से जो क्वाज़ाई जुडिशरी हम बोल सकते हैं, अर्ध न्यायिक निकाय इसको बोला जाता है। मतलब जो न्यायिक शक्तियाँ है वो भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है और साथ में विनियामक जो शक्तियाँ है वो भी शामिल की जाती है, जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श भी देती है तथा अन्य मामलों को भी एक प्रकार से उसको संबोधित करता है। आप सदस्यों की पात्रता क्या होनी चाहिए, इसके अंतर्गत जो सदस्य है उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए या उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता की अगर बात करें तो आपको नॉर्मली याद रखना है, अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य जो सदस्य है उनकी योग्यता सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, मतलब हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर जो हाईकोर्ट है हाईकोर्ट के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, या तो रह चुका हो या फिर उस पर रहने की योग्यता रखता हो, जिसके या फिर हम इसके अलावा बोल सकते हैं इन दोनों कंडीशन के अलावा जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकार, प्रबंधन, उद्योग कार्य या फिर प्रतिस्पर्धा संबंधी विषय में कम से कम 15 वर्ष का, ठीक है, प्रतिस्पर्धा विषय में कम से कम 15 वर्ष का विशेष ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ अगर है या तो वो हाई कोर्ट का जो है जस्टिस रह चुका हो या फिर योग्यता रखता हो या फिर अन्य चीज़ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र या फिर प्रतिस्पर्धा से संबंधित 15 वर्ष का अनुभव हो, तो इससे संबंधित व्यक्ति यहाँ पर सदस्य के रूप में पात्रता ग्रहण कर सकते हैं, यानी वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। ठीक है, तो ये तो देखें हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर की बात करें। अब यहाँ हम देखेंगे जो नेक्स्ट चीज़ हमको देखने को मिलती हैं 4 बिंदुओं पर ये ध्यान केंद्रित रखता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे देखिए प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते के ऊपर ये अपनी निगरानी रखता है। जैसे हम इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं। प्रमुख स्थितियों का एक प्रकार से दुरुपयोग से संबंधित मामले पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित करता है, जिसे हम एब्यूज ऑफ की पोजीशंस बोलते हैं। फिर संयोजन विनियमन की अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन रेगुलेशन, इसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रतिस्पर्धा हिमायत मतलब एडवोकेट होता है, कंपटीशन एडवोकेट्स, इनके ऊपर भी काफ़ी ये ध्यान केंद्रित करता है। तो इनके अंतर्गत 4 बिंदु यहाँ पर केंद्रित देखने को मिलते हैं। और प्रतिस्पर्धा जो है, प्रतिस्पर्धा की जांच के लिए अधिनियम एक प्रकार से व्यवहारजन्य दृष्टिकोण पर बल देता है। ठीक है, यह एमआरटी जो अधिनियम उसके दृष्टिकोण से अलग है, जिसमें हम देखें संरचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अब एमआरटी की अगर बात करें तो एमआरटी एक्ट देखने को मिलता है 1969 का आपको, जिसको बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अंडर एमआरटी एक्ट 1969। तो एमआरटी का फुल फॉर्म ये 1969 में पारित किया गया था। ठीक है, एकाधिकार से संबंधित ये आपको देखने को मिलता है। तो ये बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इसको रोकने के लिए। ठीक है, एकाधिकार को रोकने के लिए। एकाधिकार करने से काफ़ी उपभोक्ताओं का हनन होता है। ठीक है, उनको सही जो है दाम नहीं मिल पाता माल का, और अच्छा कीमत मतलब अच्छा मटेरियल भी नहीं मिल पाता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे इसको पारित किया गया था। हालांकि उससे अलग है प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, अब जो हमको नेक्स्ट देखने को मिलता है जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसका उद्देश्य देखने को मिलता है। क्या उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, इसका तो भारत के जो आर्थिक विकास है उसको ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धा अधिनियम में
प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये इसके अंतर्गत हमको विभिन्न प्रकार के उद्देश्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली जो पद्धति है उस पर रोक लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देना और इसको बनाए रखना या मेंटेन करना उसको, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, जब यहाँ एकाधिकार और संगठन को यहाँ पर रोक लगाई जाएगी तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा भारतीय बाजार में अथवा इसके अलावा अनुषंगिक जो जुड़े मामले हैं, ठीक है, उसके लिए अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये सारे हमको यहाँ पे इसके उद्देश्य के रूप में देखने को मिलते हैं। इन सभी उद्देश्य को फॉलो करते हुए अपनी जो है कार्यप्रणाली को जनरेट करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हमको प्रतिस्पर्धा आयोग के कुछ कार्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत सरकार की अगर बात करें तो ये देखिए प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और एकाधिकार से संबंधित मामले होते हैं, जिसके अंतर्गत जो भारत सरकार है भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच प्रक्रिया द्वारा जो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और एकाधिकार के दुरुपयोग को रोकने तथा संयोजनों के नियमन का कार्य करना इसका मुख्य कार्य होता है। साथ में हम देखें तो प्रतिस्पर्धा मुद्दे पर अपना मत देना, जैसे किसी भी कानून की अगर बात करें, जैसे संविधान सांविधिक अधिकार, जैसे इसको हम बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो सांविधिक अधिकार के तहत जो गठित प्राधिकरण है केंद्र सरकार के प्राप्त संदर्भ के संबंध में प्रतिस्पर्धा मुद्दे पर जो है इसको मत देना, यहाँ पे हम देख सकते हैं मुद्दे पर मत देने का अधिकार इसको होता है या कार्य इसका होता है। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसको एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा जो हिमायत होती है या प्रतिस्पर्धा मुद्दा होता है उस पर प्रतिस्पर्धा हिमायत, जन जागरूकता और प्रशिक्षण भी प्रदान करने का यहाँ पे अधिदेश या उसका मुख्य अधिकार होता है या कार्य होता है। ठीक है, तो ये हमने देखे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ कार्य। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या बात करें, मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने, तो जो प्रतिस्पर्धा कानून है उसको मुक्त उद्यम के मैग्ना कार्टा के रूप में, मैग्ना कार्टा आपने पढ़ा होगा, भाग 3 जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हमने भाग 3 पढ़ा था, भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या है, तो ब्रिटेन के अंतर्गत जो अधिकारों का एक ठो प्रपत्र था 1215 में इंग्लैंड में यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था, तो उसी के तहत भारत के अंतर्गत इसको जो है मतलब भाग 3 को इसी से रिलेटेड भाग हमको देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट में, तो मैग्ना कार्टा बोला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो प्रतिस्पर्धा कानून उसको मुक्त उद्यम के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता और हमारे मुक्त उद्यम प्रणाली के संरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो ये पहली आवश्यकता हमको देखने को मिलती है। फिर बाजार को विकृतियों से बचाने के लिए यहाँ पे जो है इसकी आवश्यकता होती है। जैसे जो प्रतिस्पर्धा कानून है उसकी आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि बाजार में जो विफलता है एवं विकृतियाँ है उसका शिकार हो सकता है। विभिन्न अभिकर्ता कार्टेलाइजेशन अपनी जो प्रधान स्थिति उसके दुरुपयोग जैसी जो प्रतिस्पर्धा है विरोधी गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं, जो आर्थिक दक्षता और जो उपभोक्ता होते हैं उपभोक्ता कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जैसे इस प्रकार अगर देखें तो इस प्रकार एक जो नियामक बल प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा कानून की आवश्यकता थी। ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पे हम देखें तो प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य जो है दायित्व होता है। जैसे ऐसे युग में जहां अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्थाओं से खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है और घरेलू उद्योगों की निरंतर जो व्यवहार्यता है सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रतिस्पर्धा आयोग का होना आवश्यक होता है, जो संतुलन को बनाए रखें और उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के लाभों का अवसर प्रदान करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की आवश्यकता हुई। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य है जिसके तहत हम देख सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करना जरूरी हो जाता है। तो देखिए हमने बहुत सारी बातें की कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, आपको ध्यान रखना होगा। सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है इससे संबंधित। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है जवाबदेही एवं अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम, जिसे हम सिंपल रूप में यहाँ देखें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग NCDRC, जिसे हम बोलते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन इसको बोला जा सकता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम जनरेट होता है। तो हम इसके बारे में कंप्लीट रूप में यहाँ बात करने वाले हैं। तो देखिए इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत जो कमीशन है जिसे हम बोलते हैं NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, तो इसका जो गठन है वो हम देख सकते हैं 1988 में किया गया था। इसका जो कार्यक्षेत्र है इंडिया के अंतर्गत है, हेडक्वार्टर या मुख्यालय इसका नई दिल्ली में देखने को मिलता है और एजेंसी एग्जीक्यूटिव हमको RK अग्रवाल, जस्टिस RK अग्रवाल देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेसिडेंट है ये अभी NCDRC के।
वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं इस वेबसाइट में जाकर, अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो। इसके अलावा यहाँ हम देखें तो जो उपभोक्ता फोरम है, आपको पता होगा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। ये भी उसी से रिलेटेड है, प्रतिस्पर्धा आयोग से रिलेटेड। हालांकि इसका जो है अर्थ है दूसरा, हम देखेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो यहाँ देखिए इसके परिचय के संबंध में हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं जो विवाद है, विवाद के अंतर्गत मितव्ययी यानी कि कम खर्च में शीघ्र और संक्षिप्त निवारण यहाँ देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत जो उपभोक्ता के विवाद है उससे संबंधित, ठीक है, इसके लिए इसको स्थापित किया गया है। और ये भी प्रतिस्पर्धा आयोग जैसे अर्ध न्यायिक आयोग इसको बोला जाता है, यानी कि न्यायिक शक्ति अभी इसको प्राप्त है भारत के अंतर्गत। 1988 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 वाला, उसके अंतर्गत इसको 1988 में फॉर्म किया गया था, यानी गठित किया गया था, ये हमने देखे यहाँ पे। और इस आयोग की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आसीन या जो सेवानिवृत्त है या एक प्रकार से रिटायर्ड है या फिर ये वर्किंग में है जो जज है, एक प्रकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जज है या फिर अभी वर्किंग में है, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा। तो इसको जो फॉर्म किया, मतलब एक प्रकार से फाउंडर इसको हम बोल सकते हैं। फाउंडर कौन बोल सकते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, संसद, जो भारत की संसद है उसके द्वारा इसको गठन किया गया था। हेडक्वार्टर तो हमने देख लिए, और जस्टिस अभी वर्तमान में आर के अग्रवाल है। अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है वो हम देख सकते हैं, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उसकी धारा 21 के अनुसार अगर देखें तो जो NCDRC उसके अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे मामले हमको देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहली अगर बात करें तो 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ से अधिक का जो मूल्य की शिकायत है उसका निवारण करना इसका मुख्य हम देख सकते हैं, मुख्य टारगेट होता है। जैसे राज्य आयोग है या फिर जिला स्तरीय मंच है, उसके आदेश से अपील एवं पुनरीक्षण क्षेत्र के अनुरूप ये कार्य करता है 1 करोड़ से अधिक के मामले पर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं, नेक्स्ट जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। तो इसकी धारा 23 की अगर बात करें तो 23 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति NCDRC के आदेश से संतुष्ट नहीं है और 30 दिनों के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये भी एक प्रकार से इसके अंतर्गत प्रावधान देखने को मिलता है। और इस अधिनियम के प्रावधान में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति गलत सेवाएं देता है तो उसके संबंध में भी न्यायालय में अपील दी जा सकती है, ठीक है। तो ये भी यह प्रावधान देखने को मिलता है। साथ में अपीलीय अधिकारी की अगर बात करें, जो एपेलेट अथॉरिटी होता है, यदि कोई उपभोक्ता जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य में अपील कर सकता है, और राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग में भी अपील कर सकता है। मतलब जिला से संतुष्ट नहीं है तो राज्य में जा सकता है, राज्य से संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्र में जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखें तो ये अपील करने की पावर यहाँ पे देती है, जो है ये अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है, ठीक है। तो ये प्रावधान हमको 3 प्रावधान देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक पहला 1 करोड़ से अधिक मूल्य की शिकायत का निवारण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और अपीलीय अधिकारी देखने को मिलता है। अब इसका क्षेत्राधिकार क्या होता है? CCDRC जो CDRC है उसका क्षेत्राधिकार की अगर बात करें, NCDRC की बात छोड़कर देखिए, NCDRC मतलब नेशनल वाला होता है, तो यहाँ CDRC का मतलब होता है कंज्यूमर रेडिसल जो होता है, मतलब 3 स्तर पर हम देखने को मिलता है। 3 स्तर कौन कौन से? जिला है, एक राज्य है, और दूसरा देखें तो हम देखें राष्ट्रीय है। तो 3 स्तर पर अलग अलग मामले पर यहाँ पर अलग अलग क्षेत्राधिकार देखने को मिलता है। जैसे जिला स्तर की अगर बात करें तो जिला स्तर पर उन शिकायतों के मामलों को सुना जाएगा जो कि 1 करोड़ से, मतलब 1 करोड़ या उससे कम हो, ठीक है, 1 करोड़ की कीमत वाले मामले हो या उससे कम हो, तो वो जिला स्तर पर, जो जिला स्तर का CDRC है उसके अंतर्गत ये मामला सुलझाया जाएगा। साथ में राज्य की अगर बात करें तो राज्य स्तर पर उन शिकायतों के मामलों को सुलझाया या उनकी सुनवाई की जाएगी जिनमें वस्तु और सेवाओं की कीमत 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से अधिक हो और 10 करोड़ से कम हो, ठीक है, 10 करोड़ या उससे कम हो। इससे अधिक होगी तो कहाँ चली जाएगी? वो राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक के मामले को यहाँ पे सुनवाई की जाती है। तो ये 3 क्षेत्राधिकार हमने देखे हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। 3 चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे नोट्स कैसे बनाना। आपको 2-3 बार वीडियो को देखना है। 2-3 बार वीडियो देखने के पश्चात आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। तो जब भी आप क्षेत्राधिकार की बात करोगे तो क्षेत्राधिकार में आपके सामने आंख बंद करोगे तो 3 चीज़ें निकल कर आएगी, जिला, राज्य और राष्ट्र। तो इन तीनों को आप एक मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में बना लीजिए और नीचे उनके लिख लीजिए, ऐसा जैसे आपने लिखे 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ को आप ऐसे लिख लीजिए, एक लेस देन का साइन लगा लीजिए। और राज्य के अंतर्गत आप 10 करोड़ की अगर बात करें तो 10 करोड़ के अंतर्गत ये लगा लीजिए।
और राष्ट्र के अंतर्गत 10 करोड़ से ऊपर की, तो ये बड़ा वाला लगा लीजिए। तो इस प्रकार आप कॉम्बिनेशन, मतलब छोटी सी जगह में आपको ये जो है पीपीटी देखने को मिल जाएगी। अगर आप पूरा लिखोगे तो एक पेज भर सकते हैं इसका। अब जो उत्पाद की जिम्मेदारी होती है उसका मतलब क्या है? उत्पाद की जिम्मेदारी का मतलब होता है 3 चीज़ें हमको देखने को मिलती है। जैसे उत्पाद के संबंध में जो निर्माता होता है, उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ क्या होता है? उत्पाद के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चर होता है या उत्पाद निर्माता होता है, साथ में उत्पाद की जो सेवा प्रदान करने वाला होता है या फिर उत्पाद के जो विक्रेता है होता है, वो हम बोल सकते हैं यहाँ पे उत्पाद की जिम्मेदारी इसके अंतर्गत आती है। मतलब निर्माता भी इसके अंतर्गत आता है और प्रदाता भी या विक्रयकर्ता भी इसके अंतर्गत आता है। इसको बोला जाता है उत्पाद की जिम्मेदारी। और यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह किसी भी खराब वस्तु या दोषी सेवा के कारण होने वाला जो नुकसान है या चोट के लिए क्या हो, मुआवजा प्रदान करे। अगर नहीं देता है तो क्या होगा, वो उपभोक्ता फोरम में जाएगा और वहाँ पे उसकी शिकायत या अपील की जाएगी। ठीक है। साथ में मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को एक प्रकार से बिल में स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल में जो भी एक प्रकार से अगर देखें तो अगर किसी प्रकार से माल अगर ख़राब होता है तो बिल में ये स्पष्ट होना चाहिए। कम से कम एक नोट या एक शर्त वहाँ पे होना चाहिए कि अगर माल ख़राब है तो उसके लिए दुकानदार खुद ही जिम्मेदार होगा। ठीक है। तो इस प्रकार के स्पष्टीकरण यहाँ पे देना चाहिए। इसको बोला जाता है उत्पाद की जिम्मेदारी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये काम कर रहा है, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ये पारित हुआ था। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं एक उदार सामाजिक विधान इसको बोला जाता है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान करने तथा उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण संबंधी प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ हम अगर बात करें तो उपभोक्ता की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से केंद्र सरकार के साथ साथ प्रत्येक राज्य और जिले में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना के लिए अधिदेशित किया जाता है। साथ में देखें तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद है उसकी अध्यक्षता उपभोक्ता मामले के विभाग के प्रभारी कैबिनेट मंत्री एवं राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अध्यक्षता राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री के द्वारा यहाँ पर किया जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 3 स्तरीय संरचना देखने को मिलती है, जैसे कि हमने पीछे बात की है। कौन कौन से देखने को मिलती है? तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग मिलता है और जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना यहाँ देखने को मिलती है। यानी कि 3 स्तरीय संरचना देखने को मिलती है। किसके अंतर्गत? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। तो ये हमने देखें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे हमारा जो है 2 आयोग यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे जो है नेक्स्ट जो देखने को मिलता है नेक्स्ट आयोग, वो देखने को मिलता है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की अगर बात करें तो ये किसके अंतर्गत जनरेट होता है? आपने सुना होगा आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट पारित हुआ था 2005 में। सूचना का अधिकार बोलते हैं जिसे। अगर किसी के संबंध में हमको संतुष्टि नहीं है कोई सेवा के संबंध में, उससे संबंधित हम सूचना बुलवा सकते हैं उसके संबंध में। ठीक है। तो ये पावर हमको कहाँ से मिलता है? आरटीआई। और इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग के अलावा एक और आयोग होता है जिसको बोला जाता है राज्य सूचना आयोग। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। ठीक है। सूचना के अधिकार का सुदृढ़ीकरण से संबंधित ये काम करता है। इसको लोगो आप देख सकते हैं, भारत सरकार, ये अशोक चक्र, मतलब एक प्रकार से अशोक स्तंभ देख रहा है, सत्यमेव जयते। अब यहाँ हम देख लेते हैं इसके संबंध में कुछ चीज़ें। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग का लोगो आप देख सकते हैं और यहाँ पे इसका जो गठन किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था, यानी 14 साल पहले। और यहाँ पे देखिए एनुअल बजट भी आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे। कमीशन एग्जीक्यूटिव आपको बिमल जुल्का देखने को मिलेगा, आईएएस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, देखने को मिलता है भारत के अंतर्गत। और यहाँ देखें तो अलग जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है, मतलब जो अन्य जो आयुक्त है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। और ये किसके अंतर्गत पावर ग्रहण करता है? इसका की डॉक्यूमेंट क्या है? आरटीआई एक्ट 2005 है, देखने को मिल सकता है। और इसकी जो वेबसाइट है cic.gov.in, यहाँ जाकर आप जो है बाकी डिटेल भी देख सकते हैं और आपको अगर ज़रूरत है तो। अब बात कर लेते हैं हम केंद्रीय सूचना आयोग की। केंद्रीय सूचना आयोग विस्तार से हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो स्थापना हम बात करें तो ये 2005 में इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्रीय सूचना आयोग है तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। और इसकी स्थापना किसके संबंध में की गई? जो आरटीआई एक्ट आया था, आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। तो इसके बैकग्राउंड के अंतर्गत ये काम करता है, मतलब इसके अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। एक प्रकार का संवैधानिक निकाय तो नहीं है, परंतु ये एक प्रकार से जो एक प्रकार स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बोला जा सकता है। ठीक है। संवैधानिक निकाय मतलब संविधान में कोई इसका जो है लिखित आर्टिकल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसके संबंध में
जो है आर्टिकल नहीं मिलेगा, इसलिए इसको संवैधानिक निकाय नहीं बोला जा सकता। परंतु फिर भी एक प्रकार से इसको उच्च प्राधिकार युक्त यानी कि जो है हाई पावर जो है अथॉरिटी प्राप्त होती है, और एक प्रकार का स्वतंत्र निकाय इसको बोला जा सकता है, जो कि इसके अंतर्गत दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका निराकरण भी करता है। साथ में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंतर्गत अगर देखें, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, उसके अधीन जो कार्यालय है, वित्तीय संस्थान है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उसके उपक्रम आदि के बारे में शिकायत और अपील की सुनवाई भी करने का काम केंद्रीय सूचना आयोग का होता है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें जाने। अब केंद्रीय सूचना आयोग है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब उसके अंतर्गत कौन कौन अध्यक्ष होना चाहिए, कौन सदस्य होना चाहिए, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, ठीक है। तो वेतन भत्ते सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको एक जो है एक आयुक्त देखने को मिलता है, एक मुख्य आयुक्त, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त देखने को मिलता है एक, और अन्य सूचना आयुक्त देखने को मिलते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, यानी 10 से कम होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, पर राष्ट्रपति महोदय कब करते हैं, जब उनको एक समिति सिफारिश करे। तो समिति कौन होती है, समिति होती है, समिति किससे मिलकर बनी होती है, समिति बनती है प्रधानमंत्री से मिलकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता से मिलकर, और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये 3 व्यक्ति है, एक समिति का निर्माण करते, इस समिति के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश की जाती है, तब जाकर राष्ट्रपति महोदय अन्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई क्लियरली। चलिए आगे देखते हैं, जो अध्यक्ष है और सदस्य है वो कौन बन सकते हैं, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, और उन्हें एक प्रकार से विधि मतलब लॉ से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, साइंस यानी विज्ञान से संबंधित, तकनीकी जो टेक्नोलॉजी उससे संबंधित ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन, इन सभी चीज़ों में अगर विशेष ज्ञान है तो उस व्यक्ति को यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति यहाँ पे जो है सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा वह किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, और कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, और कोई लाभ का व्यापार भी ना किया जा रहा हो उसके द्वारा, तो भी ये व्यक्ति को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, सदस्य और अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो यहाँ पे ये रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और ये सार्वजनिक जीवन का अनुभव नहीं है तो भी, तो ये कंडीशन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है, और नहीं नेगेटिव है तो यहाँ पे नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब जब नियुक्त किया जाएगा तो कार्यकाल और सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए, तो कार्यकाल की अगर बात करें तो दोनों की, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त और दूसरा जो अन्य सूचना आयुक्त, दोनों का जो कार्यकाल होगा या तो 65 वर्ष होगा या तो जो है 5 वर्ष होगा। तो अब दोनों में कंडीशन पहले जो आ जाए, जैसे मान लीजिए अभी व्यक्ति नियुक्त किया गया है तो 5 वर्ष तक वो बना रहेगा, परंतु 65 वर्ष, जैसे 5 वर्ष तक तो बना रहेगा कोई दिक्कत नहीं, परंतु अभी ज्वाइन किया गया है, जैसे मान लीजिए अभी ज्वाइन किया है 1 वर्ष और यहाँ 5 वर्ष के बीच, और यहाँ बीच में ही उसकी 65 वर्ष कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 62 वर्ष में कोई व्यक्ति को ज्वाइन किया गया है और वो 65 वर्ष उसकी कंप्लीट हो जा रही है 3 साल बाद, तो वो 3 साल ही अपनी वर्किंग एरिया मतलब वर्किंग आवर को कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। तो उसका टाइम कितना रहेगा यहाँ इस स्थिति में 3 साल का, परंतु अगर वो 60 साल की उम्र में यहाँ ज्वाइन किया गया है तो 65 साल तक, यानी 5 साल तक तो वो रहेगा, 65 साल भी बाद में, मतलब दोनों कंडीशन में से या तो 5 साल रहेगा या तो 65 साल, दोनों में से जो भी पहले आए, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो उसकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति के पश्चात वो पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी कि उसका अगर कार्यकाल एक बार समाप्त किया जा चुका है तो उसके पश्चात उसको पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये भी यहाँ पे प्रावधान है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको निष्कासित भी कर सकते हैं। निष्कासित करने के लिए कुछ प्रावधान है, जैसे कि देखें तो वो दिवालिया घोषित किया गया है। दिवालिया का मतलब हो गया हो किसी व्यक्ति के टैक्स जो है उसके एक प्रकार से संपत्ति, या फिर हम बोल सकते हैं उसके दायित्व संपत्ति से क्या हो गया, अधिक हो गया है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित किया जा सकता है। तो उसके पश्चात उसको यहाँ पे फोर्स नहीं किया जाएगा टैक्स को पे करने के लिए, तो इस प्रकार के व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है। और दिवालिया अगर घोषित किया गया है तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। दूसरी चीज़, नैतिक चरित्रहीनता देखने को मिलती है, किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो तो भी उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है लाभ के पद पर, यानी अपने कार्यकाल के दौरान अगर किसी लाभ के पद पर कार्य करते हुए पाया जाता हो तो भी उसको पद से हटाया जा सकता है। साथ में अगर मानसिक और शारीरिक रूप से वो क्या हो, अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम पाया जाता हो या सक्षम नहीं हो तो भी उसको हटाया जा सकता है। साथ में किसी ऐसे लाभ के पद पर लाभ प्राप्त करते हुए पाएगा हो, जैसे हम बात करें रिश्वत की, ठीक है,
रिश्वत करते पाए गए हो तो जिससे उनकी कार्य निष्पक्षता प्रभावित होती हो तो भी इस कारण से राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक और यहाँ पे आधार देखने को मिलता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको एक प्रकार से सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। पर ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रपति महोदय खुद ही यहाँ पे इसको सिद्ध कर देंगे। तो इससे संबंधित मामला कहाँ जाता है, अक्षमता मतलब जो अक्षमता और कदाचार से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ जाँच की जाती है और जाँच करने के उपरांत क्या किया जाता है, इससे संबंधित अगर सही पाया जाता है तो राष्ट्रपति महोदय को सलाह दी जाती है कि हटाया जाए, और अगर नहीं है तो उसको यहाँ पे दोषी करार से बाहर कर लिया जाता है। साथ में हम देख सकते हैं जो मुख्य सूचना आयोग के वेतन भत्ते की अगर बात करें तो वेतन भत्ते जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ईसीआई होता है, उसके समान होते हैं। और जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है, अन्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते हैं वो अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं, सेवा शर्तें और वेतन भत्ते। अब जब एक बार ज्वाइन कर लिया जाता है तो जब तक वो हटेगा नहीं तब तक उसके बीच में उसमें वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है सेवा काल के दौरान। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने इसकी मतलब निष्कासन से संबंधित और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित। अब बात करते हैं इसको क्या क्या पावर है और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, यानी इसकी शक्तियाँ क्या होती है और इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, तो वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए केंद्रीय जो सूचना आयोग है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ और कार्य देखने को मिलते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें तो जो आयोग है उसका दायित्व होगा कि व्यक्ति से जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो शिकायत प्राप्त हुई है उसका निराकरण करे, ये उसके संबंध में पहला कार्य होता है, शक्तियाँ प्राप्त होती है। यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामलों की जांच के आदेश भी दे सकता है। ठीक है, और जांच करते समय जो मामले हैं उसके संबंध में आयोग को एक प्रकार से दीवानी न्यायालय यानी सिविल न्यायालय की पावर यहाँ पे प्राप्त होती है, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है। जैसे सिविल न्यायालय को जो भी शक्तियाँ होती है वो इसको प्राप्त होती है। शिकायतों की जांच करते समय आयोग जो है एक प्रकार से एक लोक प्राधिकारी के नियंत्रण आदि में किसी दस्तावेज की जांच, उससे संबंधित जो रिकॉर्ड है उसकी जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता। आयोग को शक्ति प्राप्त होती है कि वह एक प्रकार से लोक जो प्राधिकारी होता है उससे अपने निर्णय का अनुपालन करने के लिए सुनिश्चित करे। और इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करता है। ठीक है, गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। और जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आयोग जो है आवश्यक कार्यवाही भी कर सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ और कार्य हमने देखे किसके संबंध में, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में। अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम। जो आरटीआई एक्ट आया था, आरटीआई, ठीक है, आरटीआई एक्ट आया था 2005 में, तो उसका संशोधन भी किया जा चुका है 2019 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसके संबंध में जो 5 वर्षों का कार्यकाल होता था उसमें संशोधन किया गया है। तो सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को संशोधित करने के पश्चात। और नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य सरकार पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं जो सूचना आयुक्त है उनके वेतन भत्ते, रोजगार शर्तें, सारी चीज़ें यहाँ पर तय की गई। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए, केंद्रीय सूचना आयोग तो हमने देख लिया, एक राज्य सूचना आयोग भी देख लेते हैं। जब सूचना आयोग यहाँ बोला गया है तो दोनों सूचना आयोग हम पढ़ लेते हैं। अब राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे एमपी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके संबंध में हम यहाँ पर देखने वाले हैं थोड़ी सी जानकारी। चलिए यहाँ पर फटाफट जान लेते हैं हम जो गठन है इसका। जैसे केंद्र में जो गठन किया जाता है आरटीआई एक्ट के तौर पर किया जाता है, उसी प्रकार राज्य में भी एक प्रकार से राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है आरटीआई एक्ट के तौर पर। तो यहाँ पर दोनों स्तर पर देखने को मिलता है, राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग। किसके तहत? आरटीआई एक्ट के तहत। ठीक है, सभी राज्यों ने जो है शासकीय राजपत्र अधिसूचना मतलब राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की। और एक प्रकार से ये भी एक प्रकार से उच्च प्राधिकारिक तो स्वतंत्र निकाय इसको बोला जा सकता है, जो इसमें दर्ज शिकायतों को मतलब जांच कर सकती है और उनका निराकरण करने की पावर भी इसको होती है। इसके अलावा जो राज्य सरकार है और उसके अधीन जो भी मतलब एक प्रकार से राज्य सरकार उसके अधीन जो भी उपक्रम है उनसे संबंधित जो शिकायत है उसकी अपील जो है राज्य सरकार के अधीन कार्यालय में सुनवाई भी कर सकता है। ये भी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसकी संरचना की अगर बात करें तो संरचना में हम देख सकते हैं एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है राज्य के अंतर्गत, और जो अन्य सदस्य होते हैं वो 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 से कम ही होना चाहिए। ठीक है,
नियुक्ति राज्यपाल, वहाँ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती थी केंद्रीय स्तर पर, यहाँ राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी। पर राज्यपाल महोदय कब नियुक्त करेंगे, जब एक समिति उनको सिफारिश करेगी। समिति यहाँ पे जो बनी जाती है वो 3 सदस्य होते हैं यहाँ पे, एक मुख्यमंत्री होता है, एक विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, और एक कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन तीनों के द्वारा या समिति के द्वारा यहाँ पे सिफारिश की जाएगी किसको, राज्यपाल को। और राज्यपाल तब जाकर सूचना आयुक्त है और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे हमने पीछे बात किए थे। ठीक है, पीछे आपको सारी चीज़ें पता होगी। इसके अलावा जो अध्यक्ष और सदस्य है वही बन सकते हैं जिनको सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो, जैसे कि विधि विज्ञान से संबंधित, तकनीकी से संबंधित, सार्वजनिक सेवा से संबंधित, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन, ये सारी चीज़ आपको पीछे के जैसे ही देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा संसद और राज्य विधानमंडल में वो सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, कोई व्यापार करते ना पाया जाता हो। तो सारी चीज़ अगर है यहाँ पे तो वो अध्यक्ष और सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा सेवा शर्तों, चलिए यहाँ पे सेवा शर्तों को जानने से पहले हम देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो शासन है उसके अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलता है, भोपाल में, और केंद्रीय स्तर पर मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलता है, नई दिल्ली में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश शासन है उसके द्वारा आयोग के 5वें मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला, जो कि 30 मार्च 2019 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया और अभी भी ये अपने कार्य पर मतलब एक प्रकार से पद ग्रहण किए हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सूचना मध्य प्रदेश सूचना आयोग का, राज्य सूचना आयोग का संगठनात्मक जो ढांचा है, जैसे एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और एक अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इसके अंतर्गत आपको निजी सचिव देखने को मिलेंगे, उसके अंतर्गत विभिन्न जो है कार्यालय देखने को मिलते हैं यहाँ पे अलग अलग, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे और कंप्यूटर ऑपरेटर, विधि अधिकारी, बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत निजी सचिव होता है और साथ में जो कार्यालय सहायक होते हैं, शीघ्र लेखक, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पे सेवा शर्तें और कार्यकाल की अगर बात करें तो यहाँ पे सेवा शर्तों के अंतर्गत या तो 5 वर्ष होना चाहिए या तो 65 वर्ष होना चाहिए, दोनों में से जो भी स्थिति पहले आए उस समय तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। और जब 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष कंप्लीट हो जाती हैं तो ये अपने कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में जैसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हटाया जाता था अलग अलग कंडीशन पर, उसी प्रकार राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष हैं उनको राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा। कैसे, जब वो दिवालिया घोषित किए जा चुके हों, नैतिक चरित्रहीनता देखने को मिलती है, अपराध के दोषी करार दिए गए हो, किसी जो कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों, शारीरिक और मानसिक रूप से वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम पाए जाते हो, या ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए गए हो जैसे रिश्वत की अगर बात करें तो उससे निष्पक्षता को हानि पहुंचती हो, तो इस कंडीशन में राज्यपाल महोदय के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। साथ में जब राष्ट्रपति महोदय वहाँ पे हटाते थे कदाचार के माध्यम से, उसी प्रकार राज्यपाल महोदय यहाँ हटाएंगे कदाचार या अक्षमता के आधार पर सिद्ध करने का दायित्व होगा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट अगर सिद्ध कर देता है इस प्रकार की कंडीशन तो वो राज्यपाल को यहाँ सिफारिश करेगा और उस कंडीशन के पश्चात राज्यपाल यहाँ से इनको हटा देंगे, और अगर कंडीशन गलत है तो उनको हटाया नहीं जा सकता। साथ में जो वेतन भत्ते की अगर बात करें तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें हैं निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं, और अन्य जो सूचना आयुक्त हैं उनके वेतन भत्ते अन्य मतलब जो सेवा शर्तें हैं वो राज्य मुख्य सचिव के समान होती है। जब सेवा काल होता है या कार्यकाल के दौरान इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो वेतन भत्ते उसमें। साथ में हम इसकी शक्तियाँ देखें तो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगी केंद्रीय सूचना आयोग के जैसी। तो ये आयोग जो है एक प्रकार से उसको एक दायित्व होता है किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी शिकायतों का निराकरण करें, साथ में कोई भी मामला जो ठोस आधार पर पाया गया हो तो ऐसे मामलों की जांच के आदेश भी दे सकता है। इसको दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है, उससे संबंधित सारे कार्य कर सकता है। शिकायतों की जांच करते समय कोई लोक प्राधिकारी है तो उसके अधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच करने के यहाँ पे जांच कर सकता है, और इससे संबंधित किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने के इनकार नहीं किया जा सकता। अब जो लोक प्राधिकारी है मतलब आयोग को शक्ति प्राप्त होती है कि जो लोक प्राधिकारी है वो अपने निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करे, और वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो किसको प्रदान करेंगे, ये राज्य सरकार को प्रदान करेंगे। ठीक है, वो केंद्र सरकार को प्रदान करता था और ये राज्य सरकार को। जब कोई लोक प्राधिकारी इस नियम का पालन नहीं करता है तो उससे संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने का पावर भी किसको होता है, राज्य सूचना आयोग को होता है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो है 4 आयोग यहाँ पे 4 आयोग ने 3 ही आयोग हमने कंप्लीट करे हैं। 3 आयोग कौन कौन से, एक तो हमने देखे हैं पहला अगर बात करें तो पहला हमने देखे हैं कौन सा, CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा हमने देखे उपभोक्ता फोरम से संबंधित। तीसरा हमने देखे सूचना आयोग। सूचना आयोग में 2 देखने को मिले, एक केंद्र के लेवल का देखने को मिला और राज्य के लेवल का। तो 2 चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है।
चलिए अभी थोड़ा सा और हम देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम और है हमारे पास में, ठीक है। तो उसके लिए उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके संबंध में हम देखने वाले हैं। तो लगभग 1 घंटे के आसपास हमारा लेक्चर हो जाएगा। तो हम इस प्रकार अगर देखें तो 4 आयोग हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग आपको देखने को मिलता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये देखने को मिलता है महिलाओं के हितों की रक्षा करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित, उनके शोषण से छुटकारा पाने के लिए आयोग देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसको बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसका जो गठन है वो 1992 में किया गया था। मतलब जो भारतीय संसद है, संसद के द्वारा एक प्रकार से एक अधिनियम को पारित किया गया था। जो अधिनियम आया था 1990 में, 1990 में एक अधिनियम आया था, उसके तहत इसका गठन 1992 में किया गया। और एक प्रकार का ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो जिसका विवरण हमको संविधान में देखने को नहीं मिलता है। और यह एक ऐसी निकाय है, मतलब ऐसी इकाई है जो जिसके अंतर्गत देखें तो जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर जो महिला है, महिला के संवैधानिक जो हित है और उनके एक प्रकार से कानूनी सुरक्षा का उपाय इसके द्वारा किया जाता है। और जो पहली इसकी अध्यक्ष थी वो हम देख सकते हैं जयंती पटनायक हम देख सकते हैं, जो कि हम देखें तो सबसे पहली थी। उसके पश्चात ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो है 2014 में ललिता कुमार मंगलम को आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया। पर इनके द्वारा भी हम देखें तो पद को छोड़ दिया गया। फिर बाद में वर्तमान में अगर देखें तो रेखा शर्मा इस पद पर बनी हुई हैं। मतलब वर्तमान में हम देखें तो पहली आपको याद रखना है जयंती पटनायक, और वर्तमान में रेखा शर्मा इस पद पर बनी हुई हैं, अध्यक्ष के पद पर, महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियाँ होती है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो हम देख सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख उद्देश्य की अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत जो महिला है, भारत के अंतर्गत जो महिलाओं है उसके अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, साथ में उनके मुद्दे और जो चिंताएं होती हैं उनके संबंध में आवाज़ जो है प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य होता है। साथ में आयोग ने एक प्रकार से एक अभियान चलाया, और अभियान के तहत अगर देखें तो जो दहेज से संबंधित मामले हैं, राजनीति, धर्म से संबंधित और नौकरियों से संबंधित जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है तथा श्रम के लिए महिलाओं का शोषण को शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? इसके अभियान के तहत। तो दहेज से संबंधित है, राजनीति, धर्म का जो नौकरी है और उनसे संबंधित जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, श्रम में महिलाओं का शोषण है, इससे संबंधित सारे मामले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली गलौज को भी गंभीरता से लिया गया है। बलात्कार पीड़ित जो महिलाएं होती है उनको राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। आप्रवासी कानून जो है एक प्रकार से आप्रवासी जो भारतीय पत्नियां होती है उसके जुल्म और धोखे की जो शिकार होती है जो महिलाएं होती हैं उनको कानून का सहारा देना, इसके संबंध में आयोग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रहती है। तो ये सारी एक्टिविटी या गतिविधि इसके अंतर्गत देखने को मिलती है, ठीक है। तो महिला आयोग के संबंध में हमने ये देखे। अब अगर बात करें इसके कार्य और अधिकार की, तो इसके संबंध में महिला आयोग के जो कार्य और अधिकार क्या क्या होने चाहिए वो हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो सुरक्षा उपाय है उससे संबंधित जांच और उसकी परीक्षा करना, किसके संबंध में? जो महिला संबंधी, यानी आयोग का कार्य जो होगा संविधान तथा अन्य कानून के अंतर्गत जो महिला है, महिलाओं के लिए जो उपबंधित है सुरक्षा के उपाय है, उनकी जाँच करना और उनकी परीक्षा करना शामिल है। साथ ही उनके जो प्रभावकारी कार्यान्वयन है उसके उपाय पर सरकार को सिफारिश करना। साथ में अगर देखें तो संविधान तथा महिलाओं के प्रभावित करने वाले जो अन्य कानून हैं उनके विद्यमान प्रावधानों की भी समीक्षा करना, उनका रिव्यू करना भी इसका एक प्रकार से प्रमुख अधिकार होता है। समय समय पर अगर किसी बात पर संशोधन है तो संशोधन की सिफारिश करने का काम भी किसका होता है? इसी आयोग का होता है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का होता है। ऐसे कानूनों में किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता तथा कमी को दूर करने के लिए उपचार से संबंधित जो उपाय है वो भी इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा शिकायत पर, मतलब जो अधिकार है उसके वंचन से संबंधित जो मामले होते हैं जिसमें शिकायत पर विचार करने के साथ साथ जो महिलाओं है उनके अधिकारों के वंचन से संबंधित मामले अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राधिकारियों के साथ साथ जो मुद्दे हैं वो उठाना इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसके कार्य के अंतर्गत। साथ में अगर बात करें हम अवरोधों की पहचान विभिन्न प्रकार के, जैसे कि भेदभाव और महिला के प्रति जो अत्याचार होते हैं उसके कारण जो उठने वाली विशिष्ट समस्याएं होती है, साथ में परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए जो अवरोध आते हैं उनकी पहचान करना,
महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी देना, सलाह देना तथा उसमें जो की गई प्रगति है उसका मूल्यांकन करने का कार्य भी इसका होता है। किसका? राष्ट्रीय महिला आयोग का। इसके अलावा कुछ जो है हम देख सकते हैं, साथ ही जो कारागार होते हैं, ठीक है, कारागार मतलब जो जेल होती हैं, जेल के अंतर्गत रिमांड गृह होते हैं जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है, आदि का भी निरीक्षण करने का काम इसका होता है। जहां कहीं आवश्यक हो उपचार से संबंधित कार्रवाई किए जाने की मांग करना और उनके अधिकारों में भी शामिल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आयोग को संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिला के रक्षा के उपाय से संबंधित मामले की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है। जैसे कि हमने पीछे बात करते थे, दीवानी न्यायालय की इसकी शक्तियाँ जो होती है यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित। तो ये हम देख लिए यहाँ पे सारी चीज़ें। अब यहाँ देखिए, जब सब मैंने बात किया था, सबसे पहली जो अध्यक्ष थी जयंती पटनायक थी। यहाँ देख सकते हैं, देखिए इनका जो कार्यकाल है 95 तक था। फिर बाद में हम इनके नाम देख सकते हैं अन्य जो है अन्य लोगों के, ललिता कुमार मंगलम 2014-2018 तक, और 2018 से रेखा शर्मा इस पद पर बनी हुई हैं। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे 4 आयोग एंड हो जाते हैं। ठीक है, 4 आयोग के बारे में हमने पढ़ा है। अब कंप्लीट हमारा है, देख सकते हैं हम। इसके बाद हम जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में हम जो है बाद में बात करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने 5 आयोग पढ़ लिए, यानी कि 4 आयोग पढ़े, हालांकि आपने 5 पढ़े हो। तो 5 आयोग के बारे में हम यहाँ पे रिव्यू देख लेते हैं, कौन कौन से आयोग आपने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहला हमने देखा था जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके बारे में यहाँ पे देखा था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे गठन किया गया था। एक अधिकार को नष्ट करना, साथ में जो संगठन है उसको भी यहाँ पे नष्ट करना, व्यापारियों का बाजार में जो एक प्रकार से अव्यवस्था है बाजार में, उसके संबंध में यहाँ पे इसका गठन किया गया था। इसका गठन जो है 2003 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके संबंध में हमने सारी चीज़ें यहाँ पे जाने, उसकी स्ट्रक्चर बात की है और किन किन बिंदुओं के ऊपर ये फोकस करता है वो हमने यहाँ पे देखें। इसके उद्देश्य क्या है, प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्य हमने देखे, उसकी आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट देखे उपभोक्ता फोरम से संबंधित जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग है NCDRC, जिसे हम बोलते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन बोला जाता है। इसके संबंध में इसका जो गठन 1988 में किया गया था, ये हमने देखे। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान होने चाहिए वो हमने यहाँ बात की है। CDRC का जो क्षेत्राधिकार है 3 स्तर पर हमने देखे थे, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। अलग अलग केस देखने को मिले थे, 1 करोड़, 10 करोड़ से कम और 10 करोड़ से अधिक। फिर उत्पाद की जिम्मेदारी से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ देखें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में यहाँ पर जाने। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में यहाँ पे हमने देखा, गठन कब किया गया था, 2005 में किया गया था RTI के तहत, और राज्य के स्तर पर भी इसी के तहत किया जाता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना हमने देखें। इसके अंतर्गत जो है सेवा शर्तों के बारे में देखें, कार्यकाल क्या होना चाहिए, निष्कासन कैसे किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, सेवा जो वेतन भत्ते हैं उससे संबंधित जो जानकारी हमने देखें, शक्ति एवं कार्य देखें इसके। और राज्य सूचना आयोग की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये सारी चीज़, और अन्य जो स्टेट है उसके अंतर्गत भी लागू होता है। तो राज्य सूचना आयोग के बारे में हमने देखें, उसके स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, और जो मध्य प्रदेश है उसके अंतर्गत जो है 2005 में उसका गठन किया गया, तो वो भी हमने यहाँ पे देखे उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। सेवा शर्तें और कार्यकाल के बारे में देखा, निष्कासन कैसे किया जाएगा, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, शक्ति एवं कार्य के बारे में बात की है। फिर बात की हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, उसके परिचय देखें, गतिविधियाँ क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमने कार्य एवं अधिकार के बारे में बात किया, और उसके कौन कौन से अध्यक्ष यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वर्तमान में रेखा शर्मा देखने को मिलती है 2018 से। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखें। तो ये कंप्लीट लेक्चर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप जो है लाइक कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोग जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। ठीक है, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और किसी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताने का कष्ट करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लेकर चलना है। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है और ग्रुप की, वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो तैयारी है उसको एक प्रकार से सही रूप प्रदान कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली रिव्यू किया जाता है सारे आंसर को। ठीक है, किस प्रकार से मतलब जो है आपको आंसर लिखना चाहिए, क्या कमी है, सारी चीज़ वहाँ पे बताई जाती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है, आप जो है सरकार स्टडी वेब्स, यहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक मतलब ये आप टाइप करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वीडियो के, तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।